नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में जमीन के सर्किट रेट 33.6 तक बढ़े। जोशीमठ आपदा प्रभावितों को मुआवजे की दर तय। 5 लाख तक के होटल ढाबों को पूरा मुआवजा। जीएमबीएन और केएमबीएन का एकीकरण शुरू करने को मंजूरी। बच्चा गोद लेने पर हाईकोर्ट सख्त, सीएम से कार्रवाई करने को कहा। वन निगम 17 कर्मचारियों को मिलेगा एरियर। रोजगार संघ अध्यक्ष समेत 13 युवाओं को सशक्त बेल। उत्तराखंड में नैनीताल की माल रोड सबसे महंगी। स्वच्छता मिशन हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करने उमड़े वीडियो। नैनीताल बैंक की बैंकिंग ऑन व्हील सुविधा शुरू। दरबार में पानी का रोना। बार काउंसिल के भवन का शिलान्यास किया। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में जमीनों के सर्किल रेट में 33.6% की बढ़ोतरी कर दी है। 5% इलाकों में जहां 200% तक की बढ़ोतरी हुई, वहीं 86% क्षेत्रों में 50% से कम रेट बढ़ाए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में हुई कैबिनेट बैठक में फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 52 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव एस एस संधू ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल बाद सर्किल रेट दरों में संशोधन किया गया। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में हाईवे बने हुए हैं या प्रस्तावित है, उन क्षेत्रों में रेट ज़्यादा बढ़े हैं, जिसके साथ पिछले 3 साल के दौरान विभिन्न जिलों में हुई रजिस्ट्रियों के आधार पर भी यह रेट तय किए गए। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में 32.47, कृषि क्षेत्र में 34.83% बढ़ोतरी की गई है। दूसरे राज्य में कृषि क्षेत्र में 12,912 और अगर 34,082 यूनिट क्षेत्र के आधार पर सर्किल रेट तय किया गया। राज्य में 5% हिस्सों में 200 से ज़्यादा फीसदी और 9% क्षेत्र में 50 से 100%, जबकि 86% क्षेत्र में 50% से कम की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दून और अल्मोड़ा के कुछ हिस्सों में मौजूदा सर्किल रेट में गिरावट भी आई है। जोशीमठ आपदा से प्रभावित आवासीय और व्यवसायिक भवनों के मुआवजे की दर तय कर दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में इस पर मोहर लगा दी गई। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कुल 52 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने कैबिनेट में किए गए निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने जोशीमठ आपदा से प्रभावित भवनों के मुआवजे की दर तय की है। इन भवनों की कीमत CPWD की दरों के आधार पर निकाली जाएगी। इसके बाद मुआवजा दिया जाएगा। CPWD की दर के अनुसार बिना बीम के भवनों के आवासीय भवन के लिए 31,000 प्रति स्क्वायर मीटर, जबकि बीम वाले भवनों के लिए 36,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की दर तय की गई है। जबकि बिना बीम वाले व्यवसायिक भवनों के लिए 39,000 रुपये प्रति स्क्वायर और बीम वाले व्यवसायिक भवनों के लिए 35,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के रेट तय किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस दर के आधार पर आपदा प्रभावित भवनों के मूल्यांकन का काम शुरू किया जाएगा और इसके आधार पर प्रभावितों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित जमीनों का चिन्हीकरण अभी पूरा नहीं हो पाया, ऐसे में भूमि के मुआवजे की दर बाद में तय की जाएगी। जोशीमठ में प्रभावित व्यवसायिक भवनों, होटल, ढाबे, दुकान आदि के लिए सरकार ने मुआवजे की दर तय कर दी है। इस संबंध में कैबिनेट में किए गए निर्णय के मुताबिक 5 लाख तक के व्यवसायिक भवनों का पूरा मुआवजा दिया जाएगा, जबकि इससे अधिक के लिए अलग स्लैब बनाए गए। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि कैबिनेट में मंजूर मुआवजा प्रस्ताव के अनुसार जोशीमठ में आपदा से प्रभावित 5 लाख रुपये तक के व्यवसायिक भवन में पूरा मुआवजा दिया जाएगा। यदि किसी व्यवसायिक भवन की कीमत इससे अधिक होती है तो उसके लिए 5 अलग श्रेणी तय की गई है। डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि आवासीय भवन के लिए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा तय किया गया। बिना बीम वाले आवासीय भवन के लिए 31,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, जबकि बीम वालों के लिए 36,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। कैबिनेट की ओर से मंजूर प्रस्ताव के अनुसार यदि कोई कारोबारी जोशीमठ किराए पर दुकान, होटल या ढाबा आदि चलाता है, उसे भी 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जोशीमठ के कारोबारियों को विस्थापित करने का जो जगह चिन्हित की गई है, वहां आवंटित होने वाली दुकानों में ऐसे लोगों को प्राथमिकता भी दी जाएगी। जोशीमठ में प्रभावितों को मुआवजा बांटने के लिए कमेटी गठित की जाएगी। ये कमेटी SDM के अध्यक्षता में भूमि, आवास, दुकान आवंटन का काम करेगी। मुआवजे से असंतुष्ट प्रभावित व्यक्ति ADM चमोली की अध्यक्षता में गठित समिति के सामने अपील कर सकते हैं। सचिव आपदा प्रबंधन ने बताया कि जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के लिए केदारनाथ की तर्ज पर मुआवजा पैकेज तय किया जाएगा। प्रदेश में मडुआ, झंगोरा जैसे स्थानीय फसलों के अच्छे दिन आने वाले हैं। कैबिनेट ने
स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी देते हुए राशन की दुकानों पर अंत्योदय कार्ड धारकों को 1 रुपये प्रति किलो की दर पर मंडुआ आटा देने का निर्णय लिया है। वहीं सरकारी स्कूलों के मिड डे मील में एक दिन झिंगोरा की खीर भी दी जाएगी। सचिव कृषि डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने कहा कि सरकार किसानों से 35.7 रुपये की दर से मंडुआ खरीद रही है, जिसे देहरादून हरिद्वार जिले के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के जरिए अंत्योदय कार्ड को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने 17.16 करोड़ रुपए की योजना को हरी झंडी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि कार्ड धारकों को 1 रुपये प्रति किलो की दर पर आटा उपलब्ध कराया जाएगा। 2 दिन मीठा दूध। कैबिनेट ने PM पोषण योजना के तहत मिड डे मील में 2 दिन फोर्टिफाइड मीठा दूध देने का भी निर्णय लिया है। अब तक सप्ताह में 1 दिन ही दूध दिया जाता, जिसे अब 2 दिन कर दिया गया है। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को इसका लाभ होगा। इसी तरह स्कूल एजुकेशन के तहत दिव्यांग बच्चों को घर में पढ़ाने के लिए 285 स्पेशल टीचर रखने पर भी मुहर लगा दी गई है। JMBN और KMBN के एकीकरण की प्रक्रिया समय से कागजों में चल रही थी, पर यह अब जल्द धरातल पर उतरेगी। कैबिनेट ने यह प्रक्रिया पर्यटन विभाग को 3 महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दोनों निगमों की एकीकरण की मांग लंबे समय से की। एकीकरण को लेकर कई फार्मूलों पर काम किया, लेकिन एक राय न बनने से एकीकरण नहीं हो पा रहा था। बुधवार को कैबिनेट में इस पर मोहर लगा दी गई। पर्यटन विभाग 1 महीने के भीतर न सिर्फ दोनों निगमों की एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा करेगा, बल्कि दोनों निगमों की परिसंपत्तियों का चिन्हीकरण होगा। नए निगम पर्यटन क्षेत्रों के विकास को लेकर विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगा। दोनों निगमों के कर्मचारी पर्यटन विकास परिषद में दोनों निगमों के मर्ज करने की मांग करते रहे हैं। पिछली सरकार में इस फार्मूले पर काम भी आगे बढ़ा। सचिव R मीनाक्षी सुंदरम ने पर्यटन को जिम्मा हटने के बाद इस दिशा में रत्ती भर भी काम नहीं बढ़ पाया था। एकीकरण होने पर GMBN के 1,500 और KMBN के करीब 700 कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा। दैनिक कर्मचारियों के नियमितीकरण के साथ कर्मचारी एकीकरण को पहले ही तैयार है। राज्य में पर्यटन विभाग केप टूरिज्म को प्रोत्साहन करेगा। इसके लिए स्थानों को चिन्हित किया गया। पहले चरण में पिथौरागढ़ में केप का चिन्हीकरण करते हुए उनका विकास को विस्तृत प्रस्ताव तैयार होगा। विश्व बैंक व ADB के सहयोग से पिंडारी ग्लेशियर संविधानी मार्गों पर निर्मित बुनियादी ढांचे का उपयोग स्थानीय स्वयं सहायता समूह और फेडरेशन के माध्यम से होगा। लाभ मिलेगा। तो इसका आदेश जारी कर दिया। इससे करीब 1700 कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। इसमें रिटायर हो चुके कार्मिक नकदीकरण व अन्य भत्तों का एरियर भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में वन निगम के ऐसे दैनिक कर्मचारियों को 1991 से ही नियमितीकरण का लाभ दिया जा रहा था, लेकिन उत्तराखंड वन विकास निगम में तैनात स्केलर, चालक और अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पाता। इससे लेकर वन विकास निगम कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। मंगलवार रात वन सचिव विजय यादव ने 2002 में नियमित हुए इन कर्मचारियों को 19 सितंबर 2091 या दैनिक वेतन पर नियत होने की तिथि को आधार मानते हुए नियमितीकरण का लाभ दिए जाने के आदेश जारी कर दिए। इसका सीधा लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो यूपी के समक्ष वन विभाग में दैनिक वेतन पर तैनात थे और 2002 में उन्हें नियमित कर दिया गया था। इससे कई कर्मचारी रिटायर भी हो चुके हैं। वन विकास निगम कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष ललित शर्मा ने बताया कि इससे वन निगम में 2002 में नियमित करीब 1700 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह चौहान ने बताया कि इस आदेश के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को प्रत्येक साल के फिक्सेशन के बाद एरियर भी मिलेगा। कई साल से इस मुद्दे पर संगठन लड़ाई लड़ रहा था। ये हमारी जीत है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी में दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे को गोद लेने के मामले अपनाई गई प्रक्रिया में गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही इस मामले में SP उत्तरकाशी की ओर से कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के बजाय दरोगा से रिपोर्ट मांगने पर सख्त टिप्पणी की। सरकारी अधिवक्ता की कार्यशैली पर भी कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए। हाईकोर्ट रजिस्ट्री को इस आदेश के प्रति सचिव विधि के माध्यम से मुख्यमंत्री को उचित कार्रवाई के लिए भेजने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। प्रदेश आदेश का अनुपालन 1 महीने के भीतर करना तय किया गया है। उत्तरकाशी निवासी एक व्यक्ति पर नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। नाबालिग का बच्चा भी हो गया था। निचली अदालत से सजा होने के बाद अभियुक्त ने पीड़िता संघ विवाह कर लिया। निचली अदालत के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गई। इसी बीच केस कंपाउंड के लिए भी अर्जी दाखिल की गई। उधर बाल कल्याण समिति की ओर से बच्चे को गोद दे दिया गया। अभियुक्त के साथ विवाह के बाद पीड़िता ने बच्चा वापस मांगा। शीतकाल अवकाश अवधि में वैकेशन न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा के एकल पीठ से मामले में आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया कि बच्चे को गोद लेने का अधिकार उत्तर प्रदेश के एक परिवार को दिया गया है। एकल पीठ ने कहा कि नाबालिग को बच्चे को वापस लेने के लिए कार्रवाई करने का सहारा लेना पड़ रहा है। गोद लेने की यह प्रक्रिया और उसकी कानूनी प्रभाव इस कोर्ट के समक्ष न्यायिक जांच के विषय रहे होंगे, लेकिन यह कोर्ट उस तरीके से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने इसकी सरकारी वकील के कार्यालय की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं।
उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत सुद्धोवाला जेल में बंद सभी 13 आरोपियों को कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। उन्हें 30-30 हजार रुपये की 2 जमानतें प्रस्तुत करने को कहा है। नौ फरवरी को गांधी पार्क के बाहर भर्ती घपलों के विरोध में आंदोलन के दौरान सड़क जाम, उपद्रव और पथराव करने के आरोप में 13 बेरोजगारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 10 फरवरी को गिरफ्तार बॉबी पवार देवभूमि बेरोजगार संघ मंच के अध्यक्ष राम कांडवा, रमेश तोमर, अमित पवार, संदीप, मुकेश सिंह, अनिल, अमन चौहान, शुभम नेगी, लेह लुसुन टोटिया, हरिओम भट्ट, मोहन कैंथोला और निमित दत्त को जेल भेज दिया गया था। संदीप, अमित, मुकेश, अमन, शुभम और अनिल की बीते शनिवार को सशस्त्र जमानत मंजूर हुई थी, पर जमानती बॉन्ड नहीं बनने पर वे जेल से बाहर न आ सकते थे। विधानसभा क्षेत्रों और कांग्रेस के विधायकों का बस पे एक और जहां शहर में जगह जगह सड़कों में गड्ढे होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं महज 3 विधायक ऐसे हैं जिनके घरों को जाने वाली सड़कों की स्थिति खराब है। यह सत्ता पक्ष के विधायक हैं। बुधवार को हल्द्वानी में रह रहे विधायकों के आवास की सड़कों की पड़ताल की। 7 विधायकों के घरों की सड़कें चकाचक मिली, जबकि रानीखेत से भाजपा विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के जर्ज फार्म स्थित घर की गड्ढा मुक्त मिली। स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात में पूरी तरह सड़क में पानी भर जाता है, यहाँ नालियां तक नहीं बनी हुई। वहीं गंगोली हाट से भाजपा विधायक फकीर राम टमटा के चौफुला आवास की रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। स्थिति यह है कि अफसर विधायक की तरह तक नहीं सुन रहे हैं। उधर भीमताल से भाजपा विधायक राम सिंह केड़ा जज फार्म आवास को जाने वाली सड़क भी खराब हालत में है। इस वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने और जैविक और अजैविक कूड़े के निस्तारण को लेकर हाईकोर्ट में विचाराधीन अल्मोड़ा हलवा निवासी जितेंद्र यादव की जनहित याचिका पर 20 फरवरी को सुनवाई होनी है। सुनवाई का सबसे अहम हिस्सा राज्य के करीब 8,000 ग्राम प्रधानों की ओर से गाँव में कूड़े का निस्तारण करने के लिए किए गए इंतजामों के बारे में हाईकोर्ट में शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल करना है। इस जवाब को शपथ पत्र के साथ तैयार किए जाने के राज्य के गाँव से बड़ी संख्या में हाईकोर्ट पहुंचे, जिससे हाईकोर्ट परिसर में काफी भीड़ रही। हाईकोर्ट के मुख्य स्थायी अधिवक्ता CS रावत ने बताया कि सभी प्रधानों और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को हाईकोर्ट नहीं आना है, केवल ब्लॉक स्तर से समन्वय बनाकर ये शपथ पत्र लाए जाने। इस क्रम में हर ब्लॉक से सीमित संख्या में कर्मचारी यहाँ आ रहे हैं। राज्य में 95 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक से शपथ पत्र यहाँ लाए जा रहे हैं। शपथ पत्र में गाँव में जगह जगह लगाई गई जैविक और अजैविक कूड़ेदानों के फोटो, कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था व स्वच्छता संबंधी सूचनाएं देनी है। ये शपथ पत्र क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की ओर से भी दाखिल होने हैं। नैनीताल बैंक ने बुधवार से हल्द्वानी में बैंकिंग ऑन व्हील सुविधा शुरू कर दिया। मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने बुधवार को शुरू करते हुए वाहन रवाना किया। इससे बैंक रहित स्थानों में बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी। बैंक अधिकारी ने बताया कि ग्राहकों तो बचत खाता, चालू खाता और ऋण संबंधी सुविधाएं पहुंचने का इसका उद्देश्य है। पहले चरण में शहर के अलग अलग स्थानों पर इसका संचालन किया जाएगा। आने वाले दिनों में नैनीताल और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा शुरू होगी। यहाँ बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी अरुण अग्रवाल, क्षेत्रीय प्रबंधक उमेश रुवाली, संजय गुप्ता, सनी मेहरा, रुचि पंत, अनुज जोशी आदि मौजूद रही। खाद्य विभाग ने राशन विक्रेताओं का लाभांश जारी कर दिया। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस साल 1 जनवरी से भारत सरकार द्वारा अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना का खाद्यान्न निःशुल्क किए जाने के कारण राशन विक्रेताओं को लाभांश के लिए समस्या उत्पन्न हो रही थी। इसी क्रम में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन उत्तराखंड में राशन विक्रेताओं को लाभांश जारी करने की मांग उठाई थी। इसको लेकर 19 जनवरी को समीक्षा बैठक आयोजित कर राशन विक्रेताओं का पक्ष सुना गया था। इसी क्रम में बुधवार को उक्त मद में 35 करोड़ की धनराशि का आवंटन कर दिया गया। इसका लाभांश 9,222 राशन डीलरों को मिलेगा। हल्द्वानी गौलाफार में बनने जा रहे बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के भवन का बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास स्थित कैंप कार्यालय से वर्चुअली शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि स्वयं एक अधिवक्ता हो की सबसे बड़ी संस्था को काउंसिल के प्रदेश कार्यालय के भवन का शिलान्यास करने का उन्हें अवसर मिला है। इस मौके पर सीएम धामी ने बार काउंसिल के चेयरमैन, सभी सदस्यों और प्रदेश के लगभग 25,000 अधिवक्ताओं को उत्तराखंड में स्वयं की भवन निर्माण भूमि क्रय करने व उस पर कार्यालय को निर्माण करने की बधाई दी। इस अवसर पर काउंसिल के वाइस चेयरमैन राफ मुनफैद अली, सदस्य सुरेंद्र पंडित, चंद्रशेखर तिवारी, योगेंद्र तोमर, सुखपाल सिंह, अनिल पंडित आदि मौजूद रहे। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के जनता दरबार में गर्मी शुरू होने से पहले ही पानी संकट के मुद्दे छाए रहे। स्थिति यह है कि नगर निगम के पार्षद डीएम के सामने धरने पर बैठ गए। वहीं बोजुनिया हल्दू से आई महिलाओं व ग्राम प्रधान ने क्षेत्र की पेयजल समस्या उठाई। गंभीरता से लेते हुए डीएम ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में टीम भेजने के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल लाइन लीकेज दुरुस्त करने को कहा। कैंप कार्यालय में बुधवार को आयोजित जनता दरबार में पार्षद मनोज जोशी, लतल्ली
हल्द्वानी में जगह जगह हो रही लीकेज से पानी की सप्लाई बाधित होने को लेकर जल संस्थान के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि बार बार समस्या से अवगत कराने के बावजूद अधिकारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, जिस पर डीएम ने तुरंत लीकेज दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। इसके बाद जल संस्थान की टीम लीकेज दुरुस्त करने के मौके पर पहुंची। वहां बजूनिया हल्दू के ग्राम प्रधान मनीष आर्या ने क्षेत्र में बने ट्यूबवेल से ट्रांसफार्मर नहीं लगने व पानी की लाइनों की टेस्टिंग नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर जिलाधिकारी ने ऊर्जा निगम और जल संस्थान के अधिकारियों को क्षेत्र की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से आया आधे दर्जन से अधिक लोगों ने पानी की समस्या की शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के कार्यों की धीमी प्रगति पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अधिकारी कार्यों में तेजी लाएं, शीघ्र ही जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की जाएगी। आईआईटी रुड़की ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डैम ICED की स्थापना के लिए केंद्रीय जल आयोग और आईआईटी रुड़की के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र शुरू होने के 2-3 साल में घात नियंत्रण, भूकंपी जोखिम विश्लेषण, मानचित्रण पर ध्यान अंकित किया जाएगा। दिल्ली में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव जल संसाधन विभाग पंकज कुमार, उप निदेशक IIT रुड़की प्रोफेसर UP सिंह, विशेष सचिव जल शक्ति मंत्रालय देवाश्री मुखर्जी, संयुक्त सचिव आनंद मोहन, केंद्रीय जल आयोग के कुशविंदर बोहरा, सदस्य D&R संजय कुमार सिब्बल की मौजूदगी में हुई सेंटर बांधों के विभिन्न सुरक्षा पुनर्वास पहलुओं पर केंद्रित रहेगा। मंत्रालय ने केंद्र स्थापित करने के लिए 108.99 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। IIT रुड़की के निदेशक प्रोफेसर KK पंत ने बताया कि प्रोफेसर UP सिंह ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए IIT रुड़की की ओर से सर्वोत्तम प्रयासों का आश्वासन दिया है।